हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेटा आज यहाँ पे हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और इस चैप्टर में देखा था कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कैसे होते हैं, फ्लावर में होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट, गेमीटोफाइट, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। सो चलिए बेटा आज इस क्लास को हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शिवांगी शर्मा। आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ काफ़ी टाइम से एंड अब फेमिलियर हो जाइए, क्योंकि आप लोग को डेली मेरे साथ, डेली तो नहीं, जब जब क्लासेस आती है मतलब रेगुलरली पढ़ना है। सो नाउ बेटा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे एसेसरी और मेल और फीमेल ऑर्गन्स की। एसेसरी बोले जाए तो आपके कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल्स और पेटल्स, और अगर मैं मेल एंड फीमेल की बात करती हूँ तो हमने मेल के पार्ट्स की बात की थी। आज हमें फीमेल के पार्ट्स की बात करनी है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब अगर आपको याद हो, एक बार जल्दी से मैं ब्रीफ करा देती हूँ। प्लांट बेटा आपका स्पोरोफाइट होता है। जो लीफ जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्पोरोफिल कहते हैं। अगर ये मेल होगा तो उसको स्टेमन कहेंगे, अगर ये फीमेल होगा तो उसको पिस्टल कहेंगे। यानी स्टेमन और पिस्टल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। हमने स्टेमन को पढ़ा था, इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। माइक्रो वर्ड आएगा मेल्स के लिए। अब इसमें स्पोर्स बनेंगे, यस और नो, मियोसिस से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके अंदर होता है एंथर। एंथर के अंदर हमने पढ़ा था होता है पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक को हमने कहा था माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया। और अब इसके अंदर मियोसिस से बनेंगे स्पोर्स। तो क्या कह देंगे? माइक्रोस्पोर्स। और यही माइक्रोस्पोर डेवलप होगा मेल गैमीटोफाइट में, यानी बेटा जिसे हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, और इसी के अंदर बनेंगे मेल के गैमीट्स। तो ये कहानी थी, स्पोरोफाइट से स्पोर बना, स्पोर गैमीटोफाइट में डेवलप हुआ, गैमीटोफाइट में अब गैमीट्स बनेंगे। इसी तरीके से आपका फीमेल में भी होगा। आज हम फीमेल पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट कि ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ये पॉलन ग्रेन कैसे बना, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट कैसे बना। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे पिस्टल के बारे में। पिस्टल क्या होता है? ये मेगास्पोरोफिल कहलाएगा। इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स, और वो मेगास्पोर्स में से डेवलपमेंट होगी मेगा गैमीटोफाइट की, उसके अंदर बनेगा फीमेल का गैमीट। और जब दोनों गैमीट बनेंगे, ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर से डिप्लॉइड, फिर से स्पोरोफाइट, यानी फिर से ये प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, तो ये सारा बेटा माइक्रो है यानी कि मेल पार्ट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल का पार्ट मेगास्पोरोफिल यानी कि पिस्टल। चलिए, लास्ट क्लास में यहाँ पे हमने फिनिश किया था। हमने एंथर की वॉल्स देखी थी। अगर आपको याद हो तो एंथर की 4 वॉल्स थी। ये आउटर वाली, ठीक है, सिंगल लेयर, जिसको हमने एपिडर्मिस कहा था। उसके बाद एंडोथीशियम बेटा सिंगल, फिर मिडल लेयर जो कि 2 से 3 लेयर की होती है, फिर हमारी ये अंदर वाली टेपिटम, इसके हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। अब ये जो टेपिटम है वो ये है, और ये टेपिटम इस पॉलन सैक को कवर कर रही है। पॉलन सैक इज एक्चुअली द स्पोरेंजिया। आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है, स्पोर्स किसके अंदर बनेंगे? यहाँ पे स्पोरेंजिया के अंदर। सो दिस पॉलन सैक इज द माइक्रोस्पोरेंजिया। और जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ये ऐसे डेhiscence होता है, स्टोमियम से ये टूटता है, और ऐसे बेटा पॉलन ग्रेन फिर बाहर आएंगे, और आपके हाथ में येलो येलो पाउडर फील होता है, वो वही पॉलन ग्रेन्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट
ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होगी? सो देखिए बेटा, आपके पास इस तरीके से एंथर था, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा बटरफ्लाई जैसा बना दिया क्योंकि मुझे ज्यादा जगह यूज नहीं करनी, ठीक है। तो ये मेरे पास माइक्रो स्पोरेंजिया है बेटा। इसके अंदर के जो सेल्स होंगे ऑब्वियसली स्पोरोजीनस होंगे, यानी बेटा ये डिप्लॉइड है। ये आता है भाई कि यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, तो ये डिप्लॉइड होंगे। अब इसी के अंदर होगी मियोसिस और बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स बनाएगा हैप्लॉइड, तो हमेशा मियोसिस होगी। सो देखिए बेटा, इसी का वो सेल, अब इसको मैंने यहाँ पे ऐसा बार बना दिया, ठीक है। ये मेरा वो मियोसाइट है, यानी जो करेगा मियोसिस, तो इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को बेटा पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। पीएमसी या एमएमसी से इसको डिनोट करते हैं। सो ये कोई तो सेल होगा ना जो डिप्लॉइड होगा, जो मियोसिस करेगा। जो सेल डिप्लॉइड होता है, मियोसिस करता है, जो माँ है जो बच्चे को जन्म देगी, उसको मदर सेल बोल दिया। सो बेटा यहाँ पे ये पॉलन मदर सेल अब मियोसिस करेगा। सो देखिए भाई, सिंपल सा हिसाब किताब है। मियोसिस आपकी 2 होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो पहले आपकी हो गई मियोसिस 1, तो आपके ऐसे 2 सेल्स बनेंगे, लेकिन अभी ये पूरे सेल नहीं बन रहे, अभी केवल न्यूक्लियस बन रहा है। मैं यहां लिख देती हूं ओनली कैरियोकाइनेसिस। भाई देखिए, जब सेल डिवीजन होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर जाके 2 सेल्स बनते हैं। लेकिन अभी सेल नहीं बना, अभी एक ही सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियस हैं, तो अभी केवल आपकी कैरियोकाइनेसिस हुई है। और बेटा मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, तो आधा हिसाब किताब हो गया यहाँ पे। तो ये डिप्लॉइड से आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। सो देयर आर 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। चलिए भाई, अब यहाँ पे करेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2 में आपको पता है कि भाई 4 बन जाते हैं। फाइनली तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मेरे पास हो गए। अब यहां पे होगी साइटोकाइनेसिस। तो ये याद रखिएगा बेटा कि साइटोकाइनेसिस बाद में होती है, कैरियोकाइनेसिस पहले होती है। अब जब यहां पे साइटोकाइनेसिस होगी तो ये बेटा इस तरीके के 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। सो दीज आर 4 माइक्रोस्पोर्स। ये अभी पॉलन ग्रेन बना नहीं है, ये अभी माइक्रोस्पोर है। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर याद हो, और याद किया करो जो लास्ट क्लास में पढ़ा है ना, उसको रिवाइज करके आने का अगले टाइम से। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि टेपिटम में एक एंजाइम बनता है जिसको हम कैलेज एंजाइम कहते हैं। ये कैलेज एंजाइम आपका कैलोज लेयर को तोड़ता था, इफ यू रिमेंबर। यहां पे होती है वो कैलोज की लेयर, इसके बाहर कैलोज की लेयर। तो यहां पे भी है अभी, यहां पे भी है अभी, यहां पे भी है अभी। अब जब ये लेयर टूटेगी बेटा कैलेज एंजाइम से, जो कि टेपिटम से आता है, भाई बता रही हूं ये सारी चीजों को ध्यान रखना बेटा, जो टेपिटम से आता है, तब जा करके आपके पास होते हैं 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स। So this is a microsporogenesis, which is nothing but formation of microspore from pollen mother cell या microspore mother cell by meiosis is known as microsporogenesis. ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी भाषा में सबको समझ में आया।
इसी को देख लो बेटा डायग्राम को, आपके पास एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, ये आपका माइक्रोस्पोरोसाइट है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यानी पॉलन मदर सेल है, डिप्लॉयड है बेटा ये सेल। इसमें मियोसिस 1 हुआ, 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियस, मियोसिस 2 हुआ, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस, माइक्रोस्पोर बना। ये बेटा कैलोस की लेयर है जो बाद में टूट जाएगी और आपके ऐसे 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। चलिए, अब मेरे पास 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स तो आ गया। अब इनमें दोबारा से मियोसिस नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मियोसिस हो चुके हैं ना, लेकिन अभी गैमीट्स नहीं बने, गैमीट्स अभी नहीं बने। एक चीज बेटा याद रखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स बनाता है मियोसिस से, गैमीटोफाइट हमेशा गैमीट्स बनाता है माइटोसिस से, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा। और स्पोर्स कभी भी फ्यूज नहीं करते, स्पोर्स हमेशा जर्मिनेट करते हैं। ये कहीं गया, इसमें कुछ ग्रोथ हुई, गैमीट हमेशा फ्यूज करते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, यहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन होने वाला है। तो ये फ्यूज नहीं करेगा माइक्रोस्पोर, इसको गैमीट बनाना पड़ेगा। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द मेल गैमीटोफाइट व्हिच इज द पॉलन ग्रेन। अब ये माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनता कैसे है, उसके पहले ना ये देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन होता क्या है ना, तभी हमको सारी चीजें समझ में आएगी कि हमको बनाना क्या क्या है। सो देखिए बेटा, पॉलन ग्रेन अगर आपका होता है, इट इज द मेल गैमीटोफाइट, उसकी एक लेयर होती है अंदर वाली, इसको हम इंटाइन कहते हैं। इट इज द इनर लेयर। ये कॉन्टिन्यूस है बेटा, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है, पूरी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस लेयर दिख रही है। और ये बच्चे बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब इसकी आउटर मोस्ट लेयर, कुछ इस तरीके से होती है। अब यहां पे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कैसे बनाई है, मैंने बीच बीच में से ना गायब कर दिया है इस लेयर को। कैन यू सी, देयर आर एट सम प्लेसेस देयर इज नो एक्साइन, इधर कोई एक्साइन नहीं है, इधर कोई एक्साइन नहीं है, इधर कोई एक्साइन नहीं है। तो पहले तो इस आउटर लेयर एक्साइन की बात करते हैं। दिस इज एक्साइन, इट इज द आउटर लेयर। और ये बेटा बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टेपिटम जो होता है उसके अंदर यूबिश बॉडीज बनती है, वो यूबिश बॉडी स्पोरोपोलिनिन बनाने में मदद करता है। ये वही स्पोरोपोलिनिन है। पॉलन ग्रेन को दफा कर दो, इधर से उधर वहां भेजो, इसका कुछ पता थोड़ी है, इसका कोई दीन ईमान थोड़ी है। ये पॉलन ग्रेन का क्या है भैया, ये किसी का सगा नहीं है, ये कहीं भी जा सकता है, ये कैसे भी जा सकता है। कोई पंछी उड़ा के ले गई, कोई हवा में उड़ गया, कहीं ही गिर गया, ऐसे ही घूम गया, पता नहीं जिस मंजिल तक इसको पहुंचना है वहां पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, और इस पूरे रास्ते में न जाने इसके साथ क्या हो जाए। तो यहाँ पे बेटा एक ऐसी परत है जो इसकी प्रोटेक्शन करती है, इसको बहुत सारे हार्ड केमिकल से बचाएगी, बेसिस से बचाएगी, एसिड्स एंड बेसिस से, इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाएगी, ठंड से बचाएगी, माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से बचाएगी। एंड वो बचाने वाली, वो आयरन मैन, वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड कौन है इसकी, स्पोरोपोलिनिन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटीरियल। इसी की वजह से पॉलन ग्रेन सालों साल भी रह जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे ये चीज हो गई। ये बेटा डिसकंटिन्यूस लेयर है, क्योंकि बीच बीच में ब्रेक्स हैं। अब जब बीच बीच में ब्रेक्स हैं तो इन ब्रेक को कहते क्या है, इन्हें कहते हैं पोर, और इन्हें कहेंगे जर्म पोर। जर्म से वर्ड यहां पे कुछ जर्मिनेशन जैसा होने वाला है, देखेंगे क्या होगा। सो दिस इज नथिंग बट जर्म पोर। बेटा किसी पॉलन ग्रेन में
ये एक भी होता है, किसी में 2 या 3 होते हैं। जिसमें एक होता है उसको मोनोकॉर्पेट कंडीशन कहते हैं, और ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलती है। सो मोनोकॉट्स, मोनोकॉर्पेट। जिसमें 2 जर्म पोर होंगे, जैसे यहाँ पे 3 जर्म पोर हैं, तो ये ट्राइकॉर्पेट कंडीशन है। तो 2 वाली आपकी हो जाएगी बाइकॉर्पेट, और 3 वाली आपकी हो जाएगी ट्राइकॉर्पेट कंडीशन। और बेटा ये डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा क्लास 10th का, ऐसे ही तो एकदम से उठ के नहीं आ गए हो, तो इतना तो आपको याद होगा कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है, पॉलन ट्यूब बनती है, और बेटा आपके गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो यानी कि गैमीट्स इसी पॉलन ग्रेन के पास है। तो ये गैमीट कहां पे होते हैं, देखो बेटा, इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक आपका होता है वेजिटेटिव सेल, बड़ा वाला, और छोटा वाला होता है जेनरेटिव सेल। ये ही जेनरेटिव सेल फॉर्म, या फॉर्म भी नहीं, इसको बोलेंगे डिवाइड। ये डिवाइड करता है और बनाता है 2 मेल गैमीट। इट डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट, बोले तो स्पर्म सेल। याद रखिए बेटा, 2 मेल गैमीट होते हैं यहाँ पे। There are 2 male gametes which are formed, क्योंकि इस डिवाइड हो रहा है जेनरेटिव सेल। अभी ये कैसे बना, कौन है जेनरेटिव सेल, कहाँ से आया, ये सारी चीजें अभी देखेंगे। लेकिन ये जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा 2 मेल गैमीट। अब होता क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पीछे आएंगे। देखो बेटा, थोड़ा तो आपने पढ़ा है, अभी भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा हमारे पास पिस्टल होता है, ये इसके पास स्टिग्मा होता है। मान लो यहाँ पे ऐसा मैंने कुछ बनाया, और इसके अंदर फीमेल गैमीट है, विच इज द एग। एग इज द फीमेल गैमीट, ठीक है। तो बेटा ये पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, तो ये पॉलन ग्रेन आया, इसके अंदर 2 मेल गैमीट है। तो बेटा ये पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा में आएगा, इन 2 मेल गैमीट को यहाँ पे इस फीमेल गैमीट के पास पहुंचना है। अब ये कैसे पहुंचती है, यहां पे बेटा ऐसी एक ट्यूब सी बन जाती है, ऐसी एक ट्यूब बनती है, इसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। और ये 2 मेल गैमीट ऐसे यहां तक अंदर पहुंचते हैं। तो बेसिकली इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, ये कैरी कर रही है मेल गैमीट को और मिला रही है, ये भाई 2 प्रेमियों को मिला रही है आपस में। दीज पॉलन ट्यूब ये लेकर के जाएगी मेल के गैमीट को, फीमेल के गैमीट के पास छोड़ेगी, तभी बेटा इसका जाइगोट बनेगा। अब ये कैसे बनेगी पॉलन ट्यूब, और ये कहां से निकल रही है, पॉलन ग्रेन तो ऐसा आ गया, लेकिन ये कहां से निकलेगी। अब देखो बेटा, यही जो आपकी इंटाइन है, मान लो ये आपके 2 मेल गैमीट है, These are the 2 male gamete। ये आपकी इंटाइन है, और हमने क्या देखा था, ऐसा ये एक्साइन है, दिस इज द जर्म पोर। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें रटने वाला। बाहर वाली एक्साइन है, ये जर्म पोर है, मैं लिख भी देती हूं, दिस इज द एक्साइन। अंदर वाली इंटाइन होती है, और उसके अंदर यहाँ पे 2 मेल गैमीट होंगे। यही इंटाइन बेटा फूलेगी, और यही ऐसे जर्म पोर से बाहर निकलेगी, यानी यही इंटाइन बनाएगी पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब निकलेगी इस जर्म पोर से। फिर से एक बार सुन लो, हमने यहाँ पे कहा था कि भाई पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनेगा, और ये गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचना है। तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाते हैं, और उसके अंदर के गैमीट फीमेल की ओवरी के अंदर कहीं छुपा पड़ा है, फीमेल गैमीट वहां पे जाएगा, तो देयर विल बी अ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब यही इंटाइन बनाएगी। तो इंटाइन क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ
पॉलन ट्यूब। एग्जाइन में जो पोर है जिसको हमने जर्म पोर कहा, यहीं से क्या होगा, पॉलन ट्यूब इमर्जेस। ठीक है, चलिए बाकी आपका पॉलन ग्रेन, या आपको अब आप एनसीईआरटी में पढ़िए, छोटा सा इसका साइज होता है, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। सबसे लार्ज कुकुरबिटेसी फैमिली में देखा जाता है, सबसे छोटा ये मायोसॉटिस फैमिली में होता है, मायोसॉटिस में होता है। ठीक है, चलिए दिस इज द पॉलन ग्रेन विच इज द मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट यानी इसके अंदर बनेगा गैमीट। सो मेल गैमेटोफाइट इज ए हैप्लॉइड, तो इसके अंदर होगी माइटोसिस और बनेंगे 2 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। अब देखेंगे बेटा ये मेल गैमीट ऐसा कहां तक बना। सिंपल सा है, देखिए बेटा ये मेरे पास एक माइक्रोस्पोर है। अब ये मैं पॉलन मदर सेल नहीं बना रही, दिस इज द माइक्रोस्पोर, वी नो दैट दिस इज अ हैप्लॉइड। ठीक है, इसमें क्या होगी, माइटोसिस 1 होगी। माइटोसिस तो एक ही होती है, माइटोसिस हुई तो आपके बेटा पहले यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। तो इसी के अंदर क्या हुआ, एक बड़ा सेल बना जिसको हमने कहा वेजिटेटिव सेल, और एक आपका छोटा सेल बना जिसे हमने बोला जेनरेटिव सेल। सारी चीजें आगे लिखी भी हैं, अगर आप ध्यान से देखिए ये वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा है और इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है। अगर आप जेनरेटिव सेल को देखें, ये छोटू है, स्पिंडल शेप का सेल है। देखो ये ऐसी शेप का सेल है, स्पिंडल शेप, और इसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप का है। अब ये तो हो गई माइटोसिस, अभी गैमीट तो नहीं बना, तो अभी एक और माइटोसिस होगी, सेकंड माइटोसिस होगी, और बेटा अब ये बनेंगे 4 सेल, दोनों में नहीं होंगी 3 सेल। माइटोसिस केवल जेनरेटिव सेल करेगा, तो ये तो वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और जेनरेटिव सेल ने 2 छोटे छोटे, ये बन गए 2 स्पर्म सेल्स और दी गैमीट्स। सो जेनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा। ये तो बेटा आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही आपके तीनों न्यूक्लियस और दोनों स्पर्म सेल्स आपके हैं। सो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या देखा, इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले देयर इज अ माइक्रोस्पोर, ये बेटा आपका पोलराइज हुआ, मतलब वैक्यूल एक तरफ गया, ये न्यूक्लियस। ये पहली माइटोसिस हुई, 2 सेल बने, जेनरेटिव और वेजिटेटिव। जेनरेटिव में दूसरी माइटोसिस हुई, और बेटा इसमें अब 2 सेल बने, ये हो गए 2 स्पर्म सेल्स। तो दिस इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन द माइक्रोमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए अब हमने ये चीज देखी कि ये ही एक्चुअली पॉलन ग्रेन है, और पॉलन ग्रेन कैसा होता है अब ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस केस में बाइसेल्यूलर पॉलन है, बाइसेल्यूलर यानी कि ये 2 सेल स्टेज है। यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल है। ये बेटा ट्राइसेल्यूलर पॉलन है, यानी यहाँ पे 3 सेल स्टेज है। यहाँ पे आपके पास एक वेजिटेटिव सेल है और 2 स्पर्म सेल है, 3 सेल्स हैं। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, यानी अगर मैं सारी एंजियोस्पर्म्स को मिला लूं तो बेटा 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म के अंदर आपका जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तब वो 2 सेल स्टेज का होता है। तो जब पॉलन ट्यूब बनती है तब जाकर के जल्दी जल्दी सेकेंड में माइटोसिस होती है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म के अंदर जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है वो पहले से ही 2 स्पर्म सेल लिए आता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में
2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर, और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल वाला पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। और विद दिस यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, तो वो जो सारी डिटेल्स मैं आपको बोल रही थी वो सारी यहाँ पे लिखी है। देखिए बेटा, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है। जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस भी स्पिंडल शेप का होता है। जेनरेटिव सेल का वेजिटेटिव का न्यूक्लियस बड़ा, लार्ज, इरेगुलर होता है। वेजिटेटिव का बेटा ये सेल बड़ा है क्योंकि इसमें फूड रिजर्व है। देखिए पॉलन ग्रेन में ना खूब सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, इसमें वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बढ़िया सा खाना होता है, अच्छा सा बहुत सारा सप्लीमेंट होता है। आपको मैं बताऊं, एथलीट्स जो होते हैं पॉलन के टैबलेट्स लेते हैं, और जो घोड़े होते हैं उनको रेस वगैरह में उनको एक्टिविटी ज़्यादा करनी होती है तो उनको भी पॉलन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और जेनरेटिव सेल में कोई फूड रिजर्व नहीं होता, इसका काम होता है मेल गैमीट को बनाना, और वेजिटेटिव सेल का काम होता है इस पॉलन ट्यूब को बनाने में मदद करना। ठीक है बेटा? चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पॉलन की वाइबिलिटी। देखिए वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अब रिमेंबर मैंने क्या कहा था, स्पोर हमेशा जर्मिनेट करता है, गैमीट हमेशा फ्यूज करते हैं, तो ये स्पोर से ही तो गैमीटोफाइट बना है। तो बेटा यही पॉलन ट्यूब बन रही है, एक तरीके से ग्रोथ कर रही है, जर्मिनेशन हो रही है। तो कोई पॉलन ग्रेन अभी मरा नहीं है, जिंदा है, अभी इसका सब कुछ बढ़िया है, और ये स्टिग्मा पे आता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो उस एबिलिटी को हम पॉलन की वाइबिलिटी कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों तक ही वाइबल रहते हैं, 30 घंटे तक या आधे घंटे तक वाइबल रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मंथ्स तक भी वाइबल रहते हैं, जैसे यहाँ पे अब अगर मैं आपकी बात करूं, सो देयर आर सर्टेन प्लांट जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ये आपके कई टाइम तक, मंथ्स तक वाइबल रहते हैं। कुछ आपके सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके कुछ थोड़ी समय तक, कुछ आपके आधे घंटे तक, मतलब 30 मिनट्स तक, हाफ एन आवर तक, ऐसा 1 घंटे तक ही वाइबल रहते हैं। चलिए पॉलन की स्टोरेज की बात करते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे पॉलन की स्टोरेज की बात करूं, तो पॉलन को स्टोर कर सकते हैं भाई। मान लीजिए कोई बहुत ही बेहतरीन प्लांट है भाई, और इसके पास बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स है, तो पॉलन ग्रेन में क्या है, उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है ना भैया, सारा डीएनए है ना, उसके अंदर सारा सामान है। आप पॉलन को स्टोर कर लो और उसको स्टोर करके आगे उसको ब्रीडिंग में यूज करो। तो पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में, इसको कहते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन। तो उसको स्टोर करके इन पॉलन को फिर यूज किया जाता है इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस। चलिए पॉलन के प्रोडक्ट्स, तो जैसे मैंने कहा बेटा पॉलन के सप्लीमेंट्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिएंट होते हैं, एनर्जी होती है, विटामिन्स होते हैं, तो एथलीट्स इनको कंज्यूम करते हैं, हॉर्सेस इनको कंज्यूम करते हैं। पॉलन की एलर्जी, कभी ऐसा हुआ है किसी गार्डन में गए हो या किसी कोई आपको ऐसा बुके देता है, पौधा देता है, और अचानक से तुमको बहुत सारी चीखें आने लगती है, चीखते रहते लगातार, अचानक से बहुत ज़्यादा चीखें आने लगती है, तो वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत से पॉलन ग्रेन बेटा एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन दे कॉजेज एलर्जी ऑल्सो, तो इट इज अ एलर्जन, ठीक है, पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी। आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है पार्थेनियम प्लांट का, जिसको कॉमनली कहते हैं कैरेट ग्रास। बेटा ये ना एक वीड है। वीड क्या होते हैं, जो मतलब जो वो होते नहीं है, कुछ लोग घुस जाते हैं हर डिस्कशन में, भाई नहीं कर रहे यार तुमसे बात,
कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, लेकिन नहीं, आएंगे और घुस जाएंगे और उसके बाद सबको डिस्टर्ब करेंगे, अपनी ही गाते रहेंगे और सारे ऐसे सुन रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा भैया, या आपका सारा सामान खा जाएंगे या आपकी सारी चीजें ले लेंगे, मतलब बस तंग करने आए हैं वो, उनको बुलाया नहीं है किसी ने, आए हैं अननेसेसरी दूसरों की चीजें यूज कर रहे हैं। इन्हीं को वीड कहते हैं। वीड क्या होते हैं, जैसे मान लो कुछ प्लांट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वीड आया, वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और वहाँ की सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वाटर वगैरह सब कुछ कंज्यूम करने लगता है, तो जो वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स हैं उसको दिक्कत होती है। बहुत समय पहले की बात है, जब वीट को लाया गया था बाहर से, तो उसके साथ साथ ये पार्थेनियम भी आ गया था, तो इंट्रोड्यूस हो गया इंडिया में, और ये बेटा पॉलन एलर्जी, ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है। ठीक है, चलिए, ये मेरे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन, एंड विद दिस थिंग मेरा मेल पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच इज द मेगास्पोरोफिल, जिसको हम पिस्टल या कार्पल दोनों कहते हैं। चलिए, सिंपल सा डायग्राम है, इजी सी चीज है, अभी भी हमने बनाया था, तो इस तरीके से ही होता है। इसको हम स्टिग्मा कहते हैं बच्चों, एक लॉन्ग सा फिलामेंट, इसको हम स्टाइल कहते हैं, और एक ऐसा बल्ज सा पार्ट, इसको हम ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो इस तरीके से ये मैं एक ओव्यूल बना रही हूं बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, ओव्यूल आपने पहले नहीं पढ़ा, अभी आप इस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं। जरूरी नहीं है कि किसी में एक ही ओव्यूल हो, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं ना। जिस कैविटी में ये प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं लोक्यूल। सो ध्यान से सुनिए बेटा, ओवरी की ये जो कैविटी है इसको कहेंगे लोक्यूल, जिसके अंदर पड़ा हुआ है ओव्यूल। ये जुड़ा कैसे है, ये किसी प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, और ये ओव्यूल तो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये बीच का पार्ट क्या है, इसको फ्यूनिकल कहते हैं, और इस फ्यूनिकल से पूरी ओव्यूल की बॉडी हाइलम से जुड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, पति की बात बता रही हूं, लिख भी रही हूं, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है। मेरे पास एक ओवरी है, ओवरी के अंदर जो स्पेसेस हैं, जो कैविटी है, उसको लोक्यूल कहा। इस लोक्यूल के अंदर ओव्यूल होता है। अब ओव्यूल जहां पे ओवरी से जुड़ा है बेटा, वो प्लासेंटा से जुड़ा है, कुछ कनेक्शन तो होगा। ये ओव्यूल और प्लासेंटा को जो जोड़ रहा है इसको फ्यूनिकल कहते हैं, और इस फ्यूनिकल से ओव्यूल की बॉडी को जो जोड़ रहा है इसको हाइलम कहते हैं। देखिए ये मेरा एक ओवरी को, मैंने ऐसा एक ओवरी है उसको ऐसा काट दिया और ऐसे देख रही हूं, ठीक है। अब ये मेरी 3 कैविटी है, यहां पे मेरे लोक्यूल है, दिस इज लोक्यूल 1, दिस इज लोक्यूल 2, दिस इज लोक्यूल 3। ये मेरे ओव्यूल्स हैं, हर लोक्यूल में आपको ये ओव्यूल दिख रहे हैं। ये मेरा प्लासेंटा हो गया बेटा, दिस इज द प्लासेंटा। ये मेरा फ्यूनिकल है, दिस इज द फ्यूनिकल, जिससे ये ओव्यूल जुड़ा है। और फ्यूनिकल, अब मान लो ये फ्यूनिकल है ना, तो ये ओव्यूल की बॉडी जैसे जुड़ी है, तो इसको हम हाइलम कहते हैं। कभी कभी ये हाइलम ऐसा लंबा सा पतला नीचे तक ऐसे जाता है, तो इसको रैफी कहते हैं। एंड दिस हाइलम इज नथिंग बट द स्कार ऑफ सीड। बेटा ये ओव्यूल ही सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है, ओवरी के अंदर सीड बनता है, फल खाते हैं उसके अंदर बीज होता है, तो ओवरी फल है, बीज जो है वो ओव्यूल है। तो ये सीड बनाता है, तो सीड में जो एक निशान होता है, स्कार होता है, वो एक्चुअली आपका हाइलम ही होता है ना। दिस इज दी थिंग। अब यहाँ पे बेटा आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर आप देखेंगे दिस इज दी हिबिस्कस, और यहाँ पे आपका ये पिस्टल दिखा रखा है।
यहाँ पे बेटा आपका दिस इज दी ओवरी, एक लंबा सा स्टाइल है और यहाँ पे बहुत सारे आपके स्टिग्मा है। ये आपके इससे जुड़ा नहीं है, ये सारे आपके फ्री है। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे दिस मल्टी कार्पिलरी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे कार्पिल्स हैं, यहाँ पे भी एक ओवरी और उसमें बहुत सारे कार्पिल हैं। लेकिन ये बेटा इसके साथ फ्यूज है तो इसको सिन कार्पस ओवरी कहते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब आपका फ्यूजन होता है सिन कार्पस यहाँ पे हो गया। इसको आप देखेंगे फ्री है तो ये आपका अलग अलग है, ये एपोकार्पस है। सबका देखो अपना अलग अलग हिसाब किताब है, एपोकार्पस। ठीक है, चलिए अब ये अगेन आपने क्लास 11th में पढ़ा है। कभी कभी कोई फ्लावर ऐसा होता है जो ऐसा नीचे से बिल्कुल फूला फूला सा होता है, आपको उसमें ओवरी नहीं दिख रही, वो थैलेमस पार्ट है, वो पूरा ऐसे सेपल से ढका हुआ है, आपको ओवरी नहीं दिखेगी उसके अंदर। तो वो बेटा ऐसे इसमें गड्ढा होता है, उस गड्ढे में पूरी ओवरी ऐसे धसी होती है, इसको हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। और ऐसा फ्लावर जिसमें ये पार्ट ऊपर है तो इसको एपिगाइनस फ्लावर कहेंगे। हाइपोगाइनस इसका ठीक उल्टा, हाइपो मतलब नीचे, तो यहाँ पे यहाँ नीचे से आपके थैलेमस का पार्ट नीचे रहा और ओवरी के एकदम नीचे से आपके ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एकदम ओवरी अलग से दिखेगी, इट इज द सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस ना पूरी सुपीरियर ना पूरी इंफीरियर, आधी सुपीरियर आधी इंफीरियर, बीच में कहीं पे प्रेजेंट है, इसको पेरिगाइनस कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गई सारी सिंपल सी बात। अब हमने जैसे मेल में देखा था कि देयर वाज अ मेगा माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होके स्पोर बनेगा, स्पोर गैमीटोफाइट बनाएगा। अब यहाँ पे भी वही किस्सा है, सेम वही कहानी। देयर इज अ मेगा स्पोरोफिल जो आपका स्टिग्मा स्टाइल कार्पिल जो कि आपका है, अब उसमें आपका मेगास्पोरेंजिया होगा। सो द ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजिया, यानी इसी के अंदर वो ऐसे सेल्स होंगे जो कि आपका क्या करेगा, मेगास्पोरोजेनेसिस करेगा। अब ओव्यूल्स बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग, जरूरी नहीं है सारे ऐसे ही दिखते हो। ऐसा दिखने वाले को हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, तो हमें केवल यही पढ़ना है, दिस इज अ टिपिकल एनाट्रोपस। तो व्हाट इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल, उसको देखते हैं। सो देखिए बेटा, यहाँ से आपका ऐसा फ्यूनिकल होगा, ये दिस इज ओनली द फ्यूनिकल पार्ट, और उसके बाद ये आपका ओव्यूल की आपकी पूरी बॉडी। ठीक है, let us write, this is the funicle, this is the hilum, ये ओव्यूल की बॉडी है, ये पूरा ओव्यूल है। बेटा इस पूरे ओव्यूल का नीचे वाला पार्ट इसको चलाजल बोलेंगे, और ये ऊपर वाला इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अभी देखिए क्यों, देखिए ये बेटा यहाँ पे कुछ कवरिंग्स दिख रही हैं आपको, ये कवरिंग्स है, इसको इंटेग्यूमेंट कहते हैं। सो दिस इज द आउटर एंड दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट। ये कवरिंग है, ओव्यूल की कवरिंग है। तो ओव्यूल मेरा सीड बनाता है बच्चा, तो इंटेग्यूमेंट ओव्यूल की कवरिंग है, तो इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, ये सीड का कोट बनाएगा। आउटर वाला बनाता है टेस्टा, इनर वाला बनाता है टेगमेन। आउटर एंड इनर सीड कोट, दिस इज द सीड कोट। अंदर वाला जो सारा ये सारे सेल्स हैं, ये मेरा न्यूसेलस, ये सब डिप्लॉइड है, ऑब्वियसली ये सब डिप्लॉइड सेल से बना है। अब ये इंटेग्यूमेंट यहाँ पे नहीं है तो उसको चलाजल पार्ट बोला, और यहाँ पे एक पोर सा खोला हुआ है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज दी पोर ऑन दी सीड। आप कभी सीड में देखेंगे, सीड में छोटा सा छेद होता है जहाँ से गैसेस वाटर वगैरह जा सकेंगी, तो वो छोटा सा पोर होता है, वो यही पोर रिटेन कर जाता है। सो दिस इज दी ओव्यूल, दिस इज दी मेगा स्पोरेंजिया। तो मैंने कहा था एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल वो होता है जो माइक्रोपाइल और चलाजल आपके ऑपोजिट होते हैं, और फ्यूनिकल बेटा आपके साइड में होता है एडजेसेंट टू माइक्रोपाइल।
जरूरी नहीं है सारे ओव्यूल ऐसे ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इनकी शेप होती है, हॉर्स शू होता है, हेलमेट जैसा लगता है, अलग अलग इनके नाम से भी कहा जाता है, एम्फीट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस, लेकिन हमें वो सारा नहीं पढ़ना, हमें बस ये जानना है दिस इज अ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। चलिए अब ओव्यूल के अंदर पहुंचते हैं। यार ये अभी मेगास्पोरेंजिया है बेटा, इसके अंदर अभी मेगास्पोर्स बनाएंगे। तो इस न्यूसेलस का फंक्शन क्या होता है? ये न्यूसेलस न्यूट्रिशन का काम करता है बेटा। माइक्रोपाइल मैंने बता दिया, सीड का पोर है, यहां से गैसेस वाटर जाएंगी। इंटेग्यूमेंट सीड का कोट बनाता है। अब यही न्यूसेलस का एक कोई सेल, इसे कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होगा। ये ही बेटा यहां पे करेगा मियोसिस और आपका मेगास्पोर बनाएगा। तो ये मेगास्पोर्स बनाएंगे और यही मेगास्पोर फिर डेवलप होगा मेगा गैमेटोफाइट में। क्लियर? चलो एक बार इसका अच्छा सा पिक्चर ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसको आगे देखते हैं ना, हाउ दिस मेगास्पोरोजेनेसिस गोइंग टू टेक प्लेस। चलिए बनाते हैं। ओव्यूल के अंदर ही बनाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ऐसा तो मैं गोल गोल ऐसा ही बना लूं, ठीक है। मान लो इसके अंदर वो सेल था जिसको मैंने बोला मेगास्पोर मदर सेल, ये मेरा डिप्लॉयड सेल है। तो यहाँ पे 3-4 ओव्यूल बना देते हैं। ठीक है, ये बेटा करेगा मियोसिस। तो पहले इसने करी मियोसिस 1, तो मियोसिस 1 में यहाँ पे 2 सेल बने। फिर इसने करी मियोसिस 2, और बेटा याद रखिएगा अभी भी ओनली कैरियोकाइनेसिस। जैसे हमने वहां देखा था कोई सेल डिवीजन नहीं होगी, या इसको अभी मत लिखो, मैं बताती हूं। अभी तो चलो 4 सेल्स ही मानो, 4 मेगास्पोर मानो, नहीं उन कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों हो रही है, ठीक है, दोनों हो रही है क्योंकि 2 सेल बनाए ना मैंने अलग अलग, ठीक है। मियोसिस 2 अब आपके 4 बन गए। अब अगर आप यहां पे गौर फरमाओ तो मैंने एक सेल को बड़ा बनाया है बच्चों। देखिए भाई, मेल गैमीट आएगा एक ओव्यूल के अंदर, पॉलन ट्यूब से अपने गैमीट को छोड़ देगा। भाई एक गैमीट के साथ फ्यूज करके आपका जायगोट बनाएगा। तो बेटा अंदर आपका एक ही फीमेल गैमीट होना चाहिए। मेल गैमीट 2 आ गए, देखते हैं क्या करेगा, एग एक ही बनेगा। ये वाला जो आपका है, इट इज द ओनली फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये 4 मेगास्पोर तो बन गए, लेकिन ये 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनेरेट। इसका कोई रूल नहीं है, ये खराब हो जाएंगे, छोटे हैं, डेवलप नहीं हुआ। केवल एक मेगास्पोर ही फंक्शनल होगा, काम करेगा, एंड इट इज 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से चौथा वाला मेगास्पोर आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए इस डायग्राम में, तो यहाँ पे ये आपका दिखा रहा है, ये एक बना, ये पूरा न्यू सेल्स के सेल्स दिखा रहा है, ये एक सेल की यहाँ पे बात कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल। इसने बेटा ऐसा 2 सेल बनाया, इसको बोल दिया डायड, मतलब 2, ठीक है। फिर ऐसे 4 बने, तो केवल यही वाला फंक्शनल रहेगा, एक, क्योंकि ये माइक्रोपाइल है, तो माइक्रोपाइल का 1 2 3 4 चौथा हमने भी ये किया। अब इसके साथ क्या होगा,
जैसे एक माइक्रोस्पोर ने एक पॉलन ग्रेन बनाया, अब वहां पे तो हमने ये देखा था कि 4 माइक्रोस्पोर बने और 4 पॉलन ग्रेन बने, तो यहाँ पे एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है तो एक ही बनेगा गैमीटोफाइट, और वो बनेगा फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक। सो देखिए बेटा, वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा 3 बार माइटोसिस करेगा और आपका बनेगा 1 फीमेल गैमीटोफाइट, जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा एग, विच इज द फीमेल गैमीट। सो जैसे पॉलन ग्रेन हेप्लॉइड था, गैमीटोफाइट था, तो बेटा एम्ब्रियो सैक भी हेप्लॉइड ही होगा, क्योंकि 1 फंक्शनल मेगास्पोर इज नाउ हेप्लॉइड, तो अब माइटोसिस होगी। अब वहां पे 2 माइटोसिस हो रही थी, यहाँ पे 3 माइटोसिस होगी, देखेंगे कैसे होगी। तो यहाँ पे आपका एक फंक्शनल गैमीटोफाइट बनेगा और उसके अंदर बेटा आपकी फर्दर माइटोसिस होगी और आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा। आप देखेंगे कैसे बनेगा। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या कहानी थी, आपके पास एक फंक्शनल मेगास्पोर था, अब ये क्या करेगा, माइटोसिस 1, और यहां पे होगी ओनली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस बाद में होगी। तो यहां पे बेटा बने 2 न्यूक्लियस हैप्लॉइड, ये 2n न्यूक्लियस मत लिख देना, ये 2 मतलब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगी, तो 2 से भले 4 हो गए। अब भाई तीसरी माइटोसिस होगी, तो 4 से भले 8 हो गए, ये तो पूरे हम साथ साथ हैं हो रहा है। तो भाई यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लिएट। अब साइटोकाइनेसिस होगी, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगी और अब ये अलग अलग सेल में डिवाइड होंगे। सो देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ क्या हुआ, 3 सेल एक तरफ हो गए अपने अपने न्यूक्लियस के साथ, 3 एंटीपोडल, इनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, तीनों के तीनों हैप्लॉइड सेल्स हैं, माइटोसिस हो रही है भाई। 8 न्यूक्लियस को बांटना है सेल में, तो 3 न्यूक्लियस अपने अपने 3 सेल बन गए। 3 बेटा यहां पे आ जाते हैं, 2 ऐसे, ये 2 आपके हो गए सिनर्जिड्स, इनको सिनर्जिड कहते हैं। एक बेटा यहां पे बैठा है, यही सबका मालिक है, इसके बिना कुछ नहीं, ये है एग सेल, हैप्लॉइड है, दिस इज द फीमेल गैमीट। तो कितने हो गए, 8 न्यूक्लियस थे, कितने सेल बने, 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बाकी हैं, लेकिन अब एक ही सेल है, ये बीच का पूरा बड़ा हो गया एक सेल, इसे कहेंगे द सेंट्रल सेल, एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेल बेटा, और इसी के अंदर पड़े हैं 2 न्यूक्लियस, सो दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने मेरे पास हुए, मेरे पास हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ये एग्जाम में आता है कि ये कैसे आया, तो आपको ये डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करने को आता है कि कैसा,
तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर दिस इज द गैमेटोफाइट, ये मेरा एम्ब्रियो सैक बन गया। 3 मेरे बने एंटीपोडस, 3 मेरे बने नीचे सेल्स जिसमें 2 सिनर्जिड, 1 गैमीट, बीच में एक बड़ा सेल जिसको कहेंगे सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 मेल गैमीट। अब बेटा ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे सेंट्रल सेल को ना डिप्लॉइड बोल देते हैं। बेटा जब तक ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे ना तब तक ये हैप्लॉइड है, अगर ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तब बीच वाला डिप्लॉइड होगा। चलो नाउ so this is the embryo sac which is the female gametophyte बेटा, जहां पे 2 आपके एंटीपोड, 3 आपके एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 होते हैं, तीनों हैप्लॉइड है। इनका फंक्शन एज सच कोई अभी इतना नोन नहीं है, मतलब इतना डिस्कवर नहीं हुआ इसका फंक्शन। कह सकते हैं कि कुछ न्यूट्रिशन में मदद करता हो। ये बेटा आपके पास हो गए सिनर्जिड्स, 2 होते हैं ये, इनका काम ही न्यूट्रिशन का होता है, यहाँ पे भी आप न्यूट्रिशन लिख सकते हैं। देन बेटा सिनर्जिड के अलावा वहाँ पे नीचे एक एग सेल था, तो ये तो मेरा फीमेल गैमीट है, यही बेटा फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। बीच में मेरे जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे ये हम अगली क्लास में देखेंगे, ये आगे बनाएगा एंडोस्पर्म। अभी इसको केवल इतना ही समझो, ये एंडोस्पर्म बनाएगा आगे जा करके। एंडोस्पर्म सीड का एक फूड रिजर्व होता है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट में लिख देती हूँ। ये न्यूट्रिशन देगा टू एम्ब्रियो। तो भाई जैसे फीमेल गैमीट जाइगोट बनाएगा वो एम्ब्रियो बनेगा, तो उसका खाना पोलर न्यूक्लियाई बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखिए यहाँ पे ऐसी कोई थिकनिंग है बेटा इस तरीके की, इसको फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। फिलीफॉर्म अपैरेटस ये बेटा गाइड करती है पॉलन ट्यूब को। तो ये बोलेगी पॉलन ट्यूब को कि आओ यहां से आओ, तो ये आपका माइक्रोपाइल एंड है, ऐसे आपकी पॉलन ट्यूब यहां से अंदर जाए, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, डायग्राम्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से डायग्राम के बेसिस पे आते हैं, फ्लो चार्ट के बेसिस पे आते हैं, एज सच कुछ हटने वाला नहीं है। अब अगली क्लास से जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ तक तो केवल डायग्राम था। प्लीज नोट दिस डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन बेटा अभी हम कहाँ तक पहुंचे अपनी इस डिप्लॉइड साइकिल में। हमने फ्लावर के अंदर, एंथर के अंदर ऐसे करते करते पॉलन ट्यूब बनाया, हमने ओव्यूल के अंदर ऐसे करते करते ये 4 मेगास्पोर्स और ये हमने ऐसा एम्ब्रियो सैक बनाया। अब ये इसके पास आएगा, क्या कहानी होगी ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम बेटा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइए। डू फॉलो दी लेक्चर ऑन रेगुलर बेसिस, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। भाई तुमको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बिल्कुल शॉर्ट शर्ट वाला तुमसे वादा रहा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, यानी कि एक दिन बाद सैटरडे को। अब आपकी अगली क्लास आएगी, तो अभी तो है दिन, ठीक है। चलो सो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आज के लिए ही इतना। सो बाय बाय एंड थैंक यू बच्चों।